हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, सारणी के गुणधर्मों को। उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। तो जो थ्योरी के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो गुणधर्म है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं सारणी के गुणधर्म। तो देखिए, इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो आपका प्रॉपर्टी यहाँ बोलते हो गुणधर्म हिंदी में, वो क्या है आपका कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसका अपन अगर ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब उसको ट्रांसपोज करने से पहले उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। तो इसको लिख देते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज किया जाए, इसका मतलब रोज और कॉलम को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है ना भाई, आता है ना ट्रांसपोज करना। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज किया जाए, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, तो उसके मान में या उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ओके भाई, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई पहली प्रॉपर्टी। कहने का मतलब यदि आपके पास कोई ए का ऐसे डिटर्मिनेंट दे रखा है, माना कि आपके पास ए, बी और सी और डी, ठीक है, ये आपका कोई ए का डिटर्मिनेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले ए का क्या करूँ, ट्रांसपोज, तो देखो ट्रांसपोज करने का मतलब पता है ना, अभी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो देखो रो क्या हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, तो देखो पहली रो को कॉलम बना दो, ए और बी नीचे आ जाएगा, और दूसरी रो को कॉलम बनाओ, सी और डी हो जाएगा। अब अगर मैं इसका वापस डिटर्मिनेंट लूँ ऐसे ट्रांसपोज करने के बाद में, तो आंसर दोनों क्या होते हैं, सेम। यहाँ पे करके देख लो, देखो ए इंटू डी माइनस बी सी, ए इंटू डी माइनस बी सी, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी जो सारणी का डिटर्मिनेंट है, उसका अगर ट्रांसपोज करके अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो वो है ना सिंपल जो देर की थी उसके ट्रांसपोज के क्या है, सॉरी उसके डिटर्मिनेंट की क्या होती है, बराबर होती है। अरे ये बात समझ में आ रही कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज कर लिया जाए तो वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वली होते हैं उनकी वैल्यूज। ठीक है, ये आपका हो गया पहली प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं अब हम। तो देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि किन्हीं भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज किया जाए किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होती है, बस उसके साइन में क्या आ जाता है, डिफरेंस। प्लस में जो आ रही थी वैल्यू, वो अभी माइनस में आएगी, या फिर अगर माइनस में आ रही थी तो अभी किस में आएगी, प्लस में। तो देखो, ये आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे वापस बोलता हूँ आपके लिए। देखो कि यदि कोई दो रोज या दो कॉलम, ठीक है, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम को आपस में
इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का चिन्ह, इंग्लिश में बोले तो साइन, चेंज हो जाएगा, बस हो जाएगा। बट वैल्यू जो थी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्या कह रहा हूँ। जैसे इसको एग्जांपल से ही समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए एक छोटा सा। हाँ, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि माना कि आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है ना, उसको नाम दे दें अगर हम ए, ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ मैं। ये इसकी वैल्यू देखो, ये मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। माना कि ये आपका कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो कोई भी एक रो या कॉलम के साथ इसको खोल देते हैं हम, तो मैं एक काम करता हूँ सेकंड रो के साथ खोल देता हूँ क्योंकि एक जीरो इसमें, और सेकंड रो के अकॉर्डिंग हम खोलते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होता है भाई सेकंड रो में साइन। तो इसका मतलब 6 के साथ तो चलेगा माइनस, और फिर देखो 6 और की रो और कॉलम को हटा देंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हो गया 25 हो गया, फिर बीच में प्लस आएगा क्योंकि यहाँ से प्लस चल रहा है, जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं, आ गया और बढ़ने की ज़रूरत थी। फिर माइनस का देखो यहाँ पे ये 4 जो है मैंने प्लस का ही लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का 4, लेकिन माइनस वहाँ से आया है, समझ में आ रही है ना, ये पिछली वीडियो हमने देखा था। तो इसकी रो और कॉलम को हटा दो, तो ये 5 और 2 10 मल्टीप्लाई होके, फिर माइनस 1 और -3 मल्टीप्लाई होके -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे क्या आया, ऐसे देखें तो -6 -4 और -4 और 13, तो ये माइनस माइनस प्लस 24 हो गया, और ये हो गया 52। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा आंसर, 1 मिनट, इसका आंसर आएगा आपका -28। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूं, तो देखो यहाँ पे मैं रो करके बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो माना कि मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, जैसे R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तब देखना अपना डिटर्मिनेंट क्या बन गया। ये आपका मान लो ऐसा करने से देखो ये क्या बन गया, मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया है, तो 2 -3 5। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको वापस आपको दिखे जैसा इसको हटा दूँ, तो ये कितना था यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो अब रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करना है, तो ये ऊपर चला गया 1 5 -7 और ये नीचे आ गया 6 0 4। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा करने से, मैंने क्या बोला ऊपर, ऐसा करने से कोई ये साइन चेंज हो जाता लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती, मतलब आएगा अभी भी आंसर तो 28 ही, लेकिन माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, बस ये बात है। यहाँ पे खाली रो पे ही लागू नहीं होता है, आप चाहते तो कोई भी दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते थे। यहाँ पे R2 और R3 को इंटरचेंज किया मैंने, आप चाहते तो 1 और 2 को भी इंटरचेंज कर लेते, चाहे कुछ भी करो, कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आंसर प्लस का 28 आएगा, एक माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप अब इसके अकॉर्डिंग खोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये प्लस माइनस प्लस, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये बोलो फिर फटाफट इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो प्लस का 6, फिर इसको हटाओ और ये देखो कितना हो गया 21 -25, फिर जीरो का तो जीरो ही रहेगा, फिर प्लस का 4 और 4 की जगह फिर इसको और इसको हटाओगे तो ये हो गया 10 और माइनस माइनस प्लस का 3। अब ये दे 6 -4
और प्लस 4 30। तो ये देखो कितना आ गया 40 माइनस 120 कितना हुआ, देखो इसको सही लिख देता हूँ मैं एक बार वापस। ये आपका 4 था यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो गया 120 माइनस 24। तो देखो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो कहाँ पे क्या हुआ। ओके यहाँ पे ये 13 होगा, 30 की जगह गलती से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, तो यहाँ पे 13 लिखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये फिर 13 और 4 मल्टीप्लाई करोगे, देखो वापस लिखना पड़ेगा इसको। ये 52 इधर से और ये माइनस का कितना हो जाएगा 24, तो इस बार प्लस का 28 आ गया आंसर। देख रहे हो, यही कह रहा हूँ मैं, साइन चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। बस ये आपका प्रॉपर्टी को मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज किया जाता है तो वैल्यूज़ जो है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है वो ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में अगर बराबर है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका सीधा वैल्यू डिटर्मिनेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, देखो वापस पहले लिख देता हूं मैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रोज या दो कॉलम आपस में सेम है, आइडेंटिकल है, एकदम सेम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि कोई डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 1 2 3 1 2 5 6 1 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला कॉलम, यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माना कि यहाँ पे ऐसे लिख लो फिर 2 2 2। अब यहाँ पे देख रहे हो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में एकदम सेम है, इसका मतलब इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 0, यही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ले लो, चाहे एक और एग्जांपल ले लो, फिर ऐसे ले लो, फिर 1 1 1 1 1 1 3 2 5। यहाँ पे दो रो सेम हो गई, तो इसका मतलब इसका भी सीधा सीधा आंसर, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या आएगा 0। बस यही कह रहा हूँ मैं। आप चाहे इसको सॉल्व करके भी देख लो, एक्सपेंशन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उससे आप करके भी देख लो, आंसर सेम आएगा। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका मान भी 0 होगा, बिना सॉल्व किए सीधा कह देंगे। देखो लिख देते हैं इसको कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट या अवयव 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। भाई ये हम बिना देखे सॉल्व किए सीधा कह देंगे 0 होगी। जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपके पास दे रखा है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका सीधा हमको बिना सॉल्व किए क्या कह देंगे 0, क्योंकि इसकी पहली रो क्या हो गई 0। पहली रो चाहे दूसरी रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, और कह दो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कॉलम या ये तो कॉलम वाला हो गया, रो कह दो हम 1 2 3 0 0 0 5 6 7। देखो कोई एक रो 0 हो गई, इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 0।
ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमको आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, 5। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट को किसी एक कांस्टेंट नंबर, जैसे कोई k नंबर है, उससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो वो अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि यदि किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। तो यही लिख देते हैं। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ अंदर किसी एक रो या एक कॉलम से ही गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, ओके। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो कैसे, कि माना कि एक डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है ना, जैसे कि कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ कि k से कोई k नंबर ले लो, उसको अगर इससे dl से मल्टीप्लाई करूँ अगर यहाँ पे, तो ये जो फिर क्या लिखेंगे, k 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अब ये k जो है कोई अंदर जाके, यहाँ तो आप किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर लो या फिर कोई एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक कॉलम या हर एक रो से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, या हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। जैसे मैं कहूँ कि माना कि मैंने सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ऐसे आ जाएगा 4k 5k 6k, ये 3 2 1। समझ में आ रहा? आप चाहते तो कोई भी एक रो से कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते, होगा किसी न किसी एक से, चाहे एक रो से करो चाहे एक कॉलम से करो। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अगली प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो। तो अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, उसमें आपको क्या बताया गया है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जो है वो प्लस के रूप में या माइनस के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनको अलग अलग किया जा सकता है। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके पास एक डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स भूल गया था, डिटर्मिनेंट अगर ऐसा लिखा हुआ है a प्लस, माना कि a1 है, जैसे बुक में दे रखा वैसे लिख लेता हूँ, λ1 a2 प्लस λ2 a3 प्लस λ3, और माना कि ये b1 b2 और b3 c1 c2 और c3, इस तरीके से माना कि। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो प्लस में देखो ऐसे लिखे हुए हैं ना, इसको हाँ अलग अलग कर सकते हैं हम। कैसे कि अलग करो, देखो a1 और del1 लैम्बडा, सॉरी a1 और λ1, इनको अलग करोगे तो पहले देखो क्या क्या है, a1 a2 a3, तो इनको ऐसे लिखो पहले a1 a2 a3। अब नीचे सेम आएंगे जो चल रहे हैं, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। आगे फिर क्या, देखो बीच में सब में क्या लगा हुआ है, प्लस। आप चाहो तो वो बाद में डिसाइड करेंगे, आप तो प्लस ही लगाना हमेशा। अब आगे क्या कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का λ1 आएगा, फिर आगे +2 प्लस λ2 है तो यहाँ पे भी प्लस λ2 आएगा, इस तरीके से। अगर यहाँ माइनस λ2 होता तो यहाँ पे भी माइनस λ2 लिखते, बस इतना से। यहाँ तो हमेशा ही प्लस आएगा, समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया। अब नीचे दोनों में सेम ही रखेंगे, नीचे वाली दो रोज जो है वो दोनों में क्या रखेंगे, सेम ही रखेंगे। बस ऊपर वाला जो प्लस में था ना, उनको ब्रेक करना है ऐसे दो डिटर्मिनेंट में। तो इसको और हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब और ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये ऐसा है, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 7, देखो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ पे।
वो ये क्या है कि आप है ना, अगर किसी डिटर्मिनेंट में रोज़ में इस तरीके का आप कुछ करते हो, जैसे कि रो में चेंज कर रहे हैं, मान लो कि रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, ऐसा हमने पहले भी किया था, आपको याद हो तो, रो 1 प्लस किसी दूसरे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरी रो को ऐसा हम कोई अर्थमेटिक लगा रहे हैं, कुछ ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि रो 1 में चेंज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो रो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर रहे हैं और रो 1 में ही ये सब चेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो पहला डिटर्मिनेंट था और अभी ऐसा ये जो भी प्रॉपर्टी है ये लगाने के बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि R1 ऐसा मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉलम में भी लगा सकते हैं, जैसे कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ कॉलम 1 ही आएगा। फिर क्या कर रहे हैं कि 3 से कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी। समझ में आ रही बात? तो ये आपका हो गया। तो आपके ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हो गई? 7 प्रॉपर्टीज़ हैं।